चुनाव आचार संहिता समाप्त हुई है, पुलिस अपने काम में लगी है, तब से लेके अब तक इस उत्तर प्रदेश में 2.25 दर्जन मुठभेड़ें हो चुकी हैं अपराधियों की, कि 272 से नीचे है भारतीय जनता पार्टी। अभी तो गनीमत कहिए कि एनडीए 400 पार नहीं हुई। मैं लगातार कहता आया हूं इलेक्शन से पहले, 4 तारीख के रिजल्ट से पहले, कि गलती से अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी 370 पार हो गई और एनडीए अगर 400 पार हो गई तो साहब 50 रियासी आप उत्तर प्रदेश में देख चुके होते, 50 रियासी आपको वेस्ट बंगाल में मिल चुके होते, राजस्थान में मिल चुके होते, बिहार में मिल चुके होते। नमस्कार। यूपी, बीजेपी और आरएसएस एक लव ट्रायंगल बन चुका है। इस लव ट्रायंगल में घुसे हैं पाकिस्तान और चाइना। कैसे, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि चाइना और पाकिस्तान की बातें खिल गई कि इंडिया में गवर्नमेंट एक स्टेबल नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है इसका जवाब तो बाद में दिया जाएगा, लेकिन उनको ये लग रहा है कि गवर्नमेंट को कभी भी गिराया जा सकता है। एक अपने जो एलाइज हैं टीडीपी या नीतीश बाबू को कैसे भी मना के खींच लेंगे। अच्छा, चाइना और पाकिस्तान ही नहीं, ऑपोजिशन भी इसी बात को दिमाग में रखे हुए है। हालांकि मैं ऑपोजिशन को कहीं चाइना या पाकिस्तान से मिला हुआ नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी थिंकिंग सेम है। ये हुआ क्या, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अवनीश मिश्रा जी। अवनीश मिश्रा जी जो हैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं, और साथ में एनालिसिस वो जो कि कोई और ना देता हो। 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद पता लगता है कि सही बोल रहे थे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। एक चीज कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के दोनों खुश क्यों हैं कि हमारी कंट्री में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आई है। जी रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे अवसर देने के लिए। और मैं अवनीश शर्मा हूं, अवनीश मिश्रा नहीं। बहरहाल हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं है, सब ओके है। देखिए, आपने जो शुरुआत किया और आपने चीन और पाकिस्तान के हवाले से शुरुआत किया, तो भारत के चुनाव को हमेशा अगर ग्लोबली कहीं से जोड़ा जाता है तो सबसे पहले पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है और उसके बाद चाइना से भी अब जोड़े जाने का चलन है। हालांकि चाइना कभी डिस्कोर्स में उतना ज्यादा नहीं रहता था 2014 से पहले, लेकिन एक्चुअल अब चाइना जिस तरीके से हमारी एक एनिमी कंट्री है और उसको कांग्रेस के पूरे सत्ता के दौर में किस तरीके से हैंडल किया गया, मैं कांग्रेस पार्टी के उस एमओयू पे भी नहीं जाऊंगा। आपने कहा कि जब आप विपक्ष के साथ साथ चाइना और पाकिस्तान को खुश होते हुए देख रहे हैं, तो आपने ये कहा कि मैं कांग्रेस या विपक्ष को कहीं से चाइना का एलआई या चाइना के साथ जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन एमओयू है और एमओयू चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ एमओयू है। इसलिए मैं औपचारिक तौर पर यह रिश्ता स्वीकार करूंगा और ये आरोप लगाऊंगा। बहरहाल देखिए साहब, आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के हवाले से और भारत के चुनावी नतीजों पर। पहले चुनावी नतीजे डिस्कस कर लें, तब देखते हैं कि चाइना और पाकिस्तान खुश क्यों हैं या वहां पर खुशी की लहर कितनी है। बात आती है, आपने जैसा कि कहा कि साहब चूंकि ये गवर्नमेंट स्टेबल नहीं दिखती, ये गवर्नमेंट एनडीए फॉर्मेशन की गवर्नमेंट है, इसलिए विपक्ष के साथ साथ और भी लोगों को, जो भी कंसर्न पार्टीज है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है, उनको लग रहा है कि साहब ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी। लेकिन जब 9 तारीख को शाम को 7:15 बजे नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेना शुरू किया और उसके बाद मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बाद जब वो लिस्टें आई कैबिनेट मिनिस्टर्स की, तो आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि पहले 9 मंत्रियों ने जिन्होंने शपथ ली, मैं एसओएस पे नहीं जाऊंगा, अब डिपार्टमेंट्स के भी बंटवारे हो गए हैं, एसओएस तय हो गया है कि कब वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कौन है, लेकिन शपथ ग्रहण के समय पहले 9 मंत्री भारतीय जनता पार्टी अकेले से ओथ लेते हैं। तो यहां पर 2014 की जो कैबिनेट थी नरेंद्र मोदी की और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी डोमिनेटेड कैबिनेट बनाई थी, 2019 में जो कैबिनेट बनाई थी, मैंने 9 तारीख को 7:15 बजे के बाद जो भी 9 साढ़े 9 बजे तक वो पूरी शपथ चली, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं देख रहा हूं 2014-2019। तो ये रहा अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी का सवाल। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पहले भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की
बैठक उसी पार्लियामेंट, पुरानी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हुई और जहां उनको नेता चुना गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद एनडीए की बैठक हुई, उसमें भी उनको नेता चुना गया। नीतीश कुमार का भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक और अपनी व्यक्तिगत उस उम्र में चल रहे हैं जहां से उनके राजनीतिक जो भविष्य है उसका एक रिटायरमेंट का समय आ रहा है। वो शारीरिक रूप से अपने स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत ज्यादा फिट नहीं है। एक बात तो कम से कम नीतीश कुमार जी के लिए बहुत पलटू और क्या क्या बोला जाता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी से अगर उनकी कुंडली, राजनीतिक कुंडली कहीं अगर मिलती है तो वो इस बात को लेकर मिलती है रोहित जी कि संभवतः बहुत बिरले ऐसे राष्ट्रीय नेताओं में भारतीय राजनीति के नीतीश कुमार हैं जिनके ऊपर व्यक्तिगत कोई आर्थिक कदाचार, करप्शन के सीधे सीधे दाग नहीं है आज की डेट में भी। दूसरा चीज, परिवारवाद जिसके के खिलाफ नरेंद्र मोदी 24 कैरेट तरीके से रहते हैं, सुबह से शाम रहते हैं और शहजादा से लेके अखिलेश यादव को क्या क्या कह के नाप देते हैं। यहीं पर एक और कुंडली मिलती है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के ऊपर भी आप परिवारवाद का पौ का आरोप नहीं लगा सकते और यही वजह है कि उनकी पूरी पॉलिटिकल जो लेगेसी है वो भारतीय जनता पार्टी के, वो नेचुरल अलाई हैं भारतीय जनता पार्टी के। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू 10 साल से सत्ता से बाहर है और कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व जो चंद्रबाबू नायडू जैसे पर्सन व्यक्तित्व का हो, उतना बड़ा कद हो, वह व्यक्ति 10 साल सीधे सीधे डायरेक्ट पॉलिटिक्स यानी सत्ता वाली पॉलिटिक्स में नहीं है। इसलिए उनके लिए उनकी प्रायोरिटी आंध्र प्रदेश है और हमेशा से रहेगी, रहनी भी चाहिए। अब चूंकि आंध्र प्रदेश में वो खुद अपनी बदौलत सत्ता में वापसी किए हैं तो वो पहले ही एनडीए के नेचुरल एलाई हैं। और याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का दौर, जिस समय एनडीए यानी इस देश में गठबंधन की सफल राजनीति की जा सकती है, 5 साल सरकार भी चलाई जा सकती है, ये अटल बिहारी जी ने करके दिखाया था। और चंद्रबाबू नायडू उस समय भी, उस दौर में भी एनडीए के कभी संयोजक हुआ करते थे, कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। तो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हैं, ये दोनों नेचुरल एलाई हैं एनडीए के। और यहां पर आंध्र प्रदेश में चूंकि सरकार 10 साल बाद आई है, सत्ता से बाहर रहे हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज उनकी हैं, बहुत सारे उनके राजनीतिक एजेंडे हैं। ऐसे में मैं आज आपको कहता हूं चंद्रबाबू नायडू उसी पार्टी, उसी गठबंधन के साथ रहते जो दिल्ली में सरकार बना रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें सेंटर से बहुत ज्यादा कोऑपरेशन चाहिए, उन्हें डबल इंजन वाला फॉर्मेशन चाहिए। यही फॉर्मेशन नीतीश कुमार को चाहिए। तो एक तरफ दोनों की गर्ज है, पॉलिटिकल गर्ज है, दूसरी तरफ ये एनडीए के प्री पोल अलायंस के पार्टनर हैं, कोई आफ्टर पोल अलायंस नहीं हुआ है। इसलिए एनडीए की सरकार 2014 में भी थी, इस बात को लोग भूल जाते हैं, जब नरेंद्र मोदी अकेले 272 से बहुत आगे का आंकड़ा लेके आए थे। एनडीए की ही सरकार 2019 में भी थी, जब भारतीय जनता पार्टी अकेले 300 पार कर गई थी। एनडीए की ही सरकार 9 तारीख को बनी है और तीसरी बार बनी है, इनमें कहीं कोई फर्क नहीं है। और बाकी साहब, विपक्ष आपका खुश हो रहा है, अरे साहब मुझे तो यह नहीं समझ में आता कि तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से पंडित नेहरू की कद की बराबरी करके नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं, सरकार बनाते हैं इस देश में, और उनके जो समर्थक हैं, उनके जो वोटर हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए के वोटर की बात कर रहा हूं, वो 272 अकेले भारतीय जनता पार्टी क्रॉस नहीं कर पाती। इसको लेके हार के भाव में है। बहुत सारे समर्थकों के मुंह से निकल रहा है हार। मैं अभी उत्तर प्रदेश की बात जब करूंगा आपसे रोहित जी, तो मैं खुद कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है। यह किसी पार्टी, किसी विचारधारा के लिए बहुत दूसरे लेवल की चीज है। और ये वो बताती है कि आप 240 पर भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन इसके उलट आप विपक्ष को देखिए, वो अपनी विक्ट्री मना रहा है। यहां पर वो अंतर दिखाई देता है कि पार्टी तो छोड़ दीजिए साहब, नेता तो छोड़ दीजिए साहब, जो जिम्मेदार लोग हैं वो तो छोड़ दीजिए, जिन्होंने इलेक्शन लड़ाया है उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो बाद में आत्मचिंतन करेंगे, बाद में आत्ममंथन करेंगे, कर रहे होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन यहां 141 करोड़ की आबादी में से वो करोड़ों समर्थक, वो करोड़ों वोटर, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो थोड़ी सी कमजोरी आई है
उस पर मंथन कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। रोहित शर्मा जी और अवनीश पेन शर्मा भी बैठ के यही कर रहे हैं जी। एक चीज अगर इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वायरल कोई वीडियो है तो वो आपका वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ये बताया गया कि क्यों बीजेपी हारी। और वो ऐसा था कि मतलब हर मोबाइल, कोई एक मोबाइल नहीं है जिस मोबाइल पे वो पहुंचा। उसमें बताया गया कि आरएसएस ने हाथ खींच ली अपने बीजेपी के प्रचार से। बीजेपी के कैंडिडेट सिलेक्शन योगी जी ने जो लिस्ट भेजी वो लिस्ट एक्सेप्ट नहीं की, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की गृह मंत्री साहब ने। अच्छा, ऐसे सूरत हाल में क्या बीजेपी के हार के कारण यही रहे? और अगर ऐसा रहा तो पाकिस्तान जो गजवाए हिंद का सपना लिए बैठा है और वो करने की कोशिश कर रहा है, रियासी में हमने देखा, अगर वो ऐसा कर रहा है तो कैसे उसको प्रधानमंत्री मोदी इस गजवाए हिंद को टैकल करेंगे? बिल्कुल, मैं गजवा हिंद वाले एंगल पे थोड़ा सा बाद में आऊंगा। आइए उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं साहब। मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं, मैंने बड़ी विनम्रता से मैं स्वीकार कर रहा हूं। रोहित जी, मैं सड़क का आदमी हूं। सड़क से जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी पब्लिक डोमेन में है, उसके आधार पर थोड़ी बहुत अपना दिमाग लगा के उसको डॉट्स जोड़ने का प्रयास करता हूं। उस डॉट से जो भी पिक्चर तैयार होती है उस पिक्चर को सामने रखता हूं। अगर वो पिक्चर किसी मोस्ट वांटेड अपराधी से मिल जाए तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये संयोग मात्र है। अब यहां देखिए रोहित जी, होता क्या है। बिहार का विधानसभा चुनाव आपको याद दिलाऊंगा। बिहार के विधानसभा चुनाव में श्रद्धेय मोहन भागवत जी बिना किसी कारण, बिना किसी आवश्यकता के अचानक एक दिन जाते हैं, प्रकट होते हैं और माइक में ये कहते हैं कि आरक्षण की पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। मोहन भागवत जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन के सर्वे सर्वा हैं, अगुआ हैं, गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। आरएसएस वो संगठन है जिससे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राजनीति का, समाज का, दर्शन का, संस्कृति का, राष्ट्र सेवा का ककारा सीखता है। और अगर आप बिना किसी तुक के इस तरह की बात अगर करेंगे तो उसका असर हमने बिहार के विधानसभा चुनाव में देख लिया था, जब भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रही थी। मैंने इतने पुराने बयान को इसलिए सिर्फ याद दिलाया कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आते हैं। वो इस चुनाव में भी मोबाइल दर मोबाइल, व्हाट्सएप ग्रुपों और पर्सनल मैसेजिंग में घूमा है और उसने आपके लिए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट पैदा किया है। अब जरा इस चुनाव के बीच में आ जाते हैं साहब। ये बताइए, जब लोकसभा के 2 दौर की वोटिंग पूरी हो चुकी थी, उस एन वोटिंग के बीच यानी 2 महत्वपूर्ण फर्स्ट और सेकंड राउंड की वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब प्रकट होते हैं और बड़े न जाने किस भाव से वो इस बात का खुलासा करते हैं कि साहब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के रास्ते अलग हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, इस बयान की आवश्यकता क्या थी? और क्या नड्डा जी अकेले अपने दम पर इतना बड़ा बयान आरएसएस को लेके दे सकते थे? मैं नहीं मानने को तैयार हूं कि यह सिर्फ नड्डा जी का अपना बयान था या नड्डा जी ने न जाने किस भाव में आके कह दिया। जरूर ही यह भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप जो पार्टी मैनेज करती है। एक चीज ध्यान दीजिए, एक होता है सरकार और एक होती है पार्टी। एक ही समय ये 2 चेहरे होते हैं। ये वही इस बारीक फर्क को नरेंद्र मोदी जी किस खूबसूरती से सामने रखते हैं। आप देखिए, जब वो प्रधानमंत्री होते हैं तो अपनी उन्हीं कपड़ों में प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये वो सब करते हुए नजर आते हैं। जनता के लिए सुविधाओं का विकास कर रहे होते हैं, ऑफिस में बैठ के फाइल निपटाते हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 141 करोड़ इस देश के सत्ता पक्ष, विपक्ष या सबके प्रधानमंत्री हैं, चाहे या न चाहे आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, स्टार प्रचारक के रूप में एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में अपने आप को बदलते हैं। वो करते क्या हैं? एक प्लास्टिक का इतना बड़ा कमल का फूल अपने यहां लटकाते हैं और प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी 2 सेकंड के अंतर पर एक पिन करने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हो जाते हैं। यहां पर नरेंद्र मोदी सत्ता में है लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनका संगठन है। संगठन का सर्वे सर्वा व्यक्ति जो कि ऑफिशियली अध्यक्ष है वो आरएसएस
और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर इस तरह की बात करता है, तो फिर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहां से कोई कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में खटपट हुई? और खटपट की वो बात 2 राउंड के महत्वपूर्ण वोटिंग होने के बाद, जब आपके सारे डिबेकल आपको कहां लगाया? डिबेकल आपको वेस्ट यूपी में नहीं लगाया साहब, जहां फर्स्ट और सेकंड राउंड के वोट पड़े थे। डिबेकल आपको लगा है सेंट्रल यूपी में, सबसे बड़ा आपका सत्यानाश पिटा है पूर्वांचल में। जो ये सारे वो चुनाव के फेजेस में वोट यहां पड़े हैं जब नड्डा जी ने ये वक्तव्य दे दिया था। एक अनुभव और आपको बताता हूं, जरा अपने भी फीडबैक के माध्यम से, और मैं चाहूंगा आपके दर्शक, श्रुति दर्शक नीचे लिखें अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो। ये उत्तर प्रदेश उन चुनावों का दौर रहा है जहां अगर बीएलओ आके पर्ची नहीं दे गया तो किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पर्ची नहीं पहुंचाई। आरएसएस के वो शिशु मंदिरों के तमाम आचार्य और गुरुकुलों के वो लोग आपके घरों पर आते थे, प्रत्याशी का पैम्पलेट देते थे और पर्ची देते थे और आपसे वोट डालने के लिए अनुरोध करते थे। मैं नहीं समझता, मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं, मैं योगी आदित्यनाथ जी के शहर का वोटर हूं, हमारे यहां नहीं आए। कहीं ना कहीं आरएसएस और इसके, और अगर हम ये कहते हैं कि कोई ये आरोप लगाए कि अवनीश और रोहित बैठ के ये बात कर रहे हैं, इसका सबूत क्या है? तो इसका सबूत नड्डा जी से पूछिए ना, इसका सबूत आप नड्डा जी से पूछिए। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब योगी जी ने इतने की लिस्ट दी थी और टिकट का बंटवारा ठीक नहीं हुआ। अगर इसको भी कोई कहे कि ये बेसलेस बात है तो इसका एक बेस मैं बताता हूं, उसके बाद आत्मचिंतन करें सवाल उठाने वाले। सर, अयोध्या फैजाबाद की जो आप सीट हारे हैं उनके बारे में संगठन, आरएसएस की लोकल यूनिट, आपके शुभचिंतक पत्रकार, फीडबैक देने वाले, वो सब कह रहे थे कि इनकी इमेज बहुत खराब है, इस बार बहुत तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, इनको टिकट मत दीजिए। लोगों ने फेसबुक पोस्टें लिखी हैं, ट्वीट किए हैं, वो पब्लिक डोमेन में है, उसके बाद भी आपने उनको टिकट दिया। और दर्शकों के थोड़ा सा दर्द और बढ़ा दूं, आप सिर्फ अयोध्या फैजाबाद नहीं हारे हैं, आपने काशी जैसे धर्म स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर अगर 1,00,000-1,50,000 के वोटों में सिमट जाता है तो मैं उसको नैतिक हार कहूंगा। लोग जुमला उड़ाते हैं कांग्रेस की नैतिक जीत क्लेम का, मैं यहां पर कहूंगा कि वो नैतिक हार है आपकी। और एक चीज आपको बताऊं पर्सनली जो मेरी जानकारी में है, ये नरेंद्र मोदी जो 2014 में काशी से चुनाव लड़े और चुनाव लड़के जीते और भारत के प्रधानमंत्री हुए साहब, 2014 से 2019 का वही दौर है जब अचानक सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, सुबह के 6 बजे नरेंद्र मोदी जी का फोन एक साधारण किसान के पास, एक साधारण सभासद के पास, एक साधारण जो गांव का सरपंच है, प्रधान, उसके पास पहुंच जाता था और इस तरीके से वो फीडबैक रखते थे अपने पास कि साहब वो फलाने पुलिया नहीं बनी, उसका ये अप्रोच रोड पे इसकी वजह से काम रुका हुआ है, जरा उसको पर्सनली देखिए भाई, ध्यान दीजिए। यानी 2014 से 2019 तक जिस नरेंद्र मोदी का फीडबैक सिस्टम अपनी लोकसभा सीट से इतना स्ट्रांग रहा हो रोहित जी, मैं कैसे ये मान लूं कि 2019 से 2024 तक वह फीडबैक सिस्टम इस तरीके से ध्वस्त हुआ कि 3.25 साढ़े 3 लाख मल्लाह वोटर, मैं अभी आबादी की बात नहीं कर रहा, 3.25 साढ़े 3 लाख मल्लाह वोटर बनारस के आपके खिलाफ पिछले 8 महीनों से, मैं आपके खिलाफ गलत कह गया, उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ पिछले 8 महीनों से वो संघर्ष कर रहे थे, उसी बनारस में संघर्ष कर रहे थे और दिल्ली और लखनऊ दोनों को खबर नहीं थी। ये कैसे मान लिया जाए, आप ये बताइए। और अगर खबर थी तो उसको मैनेज क्यों नहीं किया गया, किसने रोका मैनेज करने के लिए? तो फिर ये क्यों ना कहा जाए कि एक तरफ आपने टिकटों का बंटवारा गलत तरीके से किया, दूसरी जगह आपने अपने लोगों के फीडबैकों को नहीं माना। और छोड़ दीजिए साहब, अगर आपको खुद ही इल्हाम था, खुद ही इल्म था, तो आपने कोर्स करेक्शन भी नहीं किया। चलिए ठीक है, पड़ोसी शर्मा जी अगर कह रहे हैं कि आपका लड़का सिगरेट पीते हुए मैंने देखा है 4 बार, अरे शर्मा जी की बात मत मानिए यार, एक दिन स्कूटी लेके अपने ही बच्चे की स्कूटी के पीछे निकल तो जाइए, खुद देखिए, 2 थप्पड़ मारिए और उसको कहिए कि बेटा सिगरेट मत पियो। ये आपकी जिम्मेदारी है, आखिर बेटा है आपका। वो याद है ना एक जुमला कि अरे भाई सर है आपका, तो ये आपका चुनाव गड़बड़ हुआ है साहब। और बहुत सारे लोग इस बात का ताना दे रहे हैं कि राम ने सबक सिखा दिया, लेकिन हकीकत यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने और भारत की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने सबक किसी को नहीं सिखाया, वो निकला है।
वोट दिया है उसने। जो 3-4% कम होने की बात हो रही है वो मौसम की वजह से है। बहुत सारे लोग बाहर थे, कुछ लोग इस उन्माद में भी थे कि 400 पार तो हो ही जाना है, इसलिए भी नहीं आए बनारस, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता से। ये अलग बात है। लेकिन रोहित जी, जनता पर आरोप लगाना यह बेहद घटिया बात है। यह अपरिपक्व राजनीतिक समझ का परिचय है। जनता निकली है, उसने वोट भी दिया है, लेकिन उसने आपको वोट नहीं दिया है। इसके कारणों की पहचान कौन करेगा? आप कहते हैं साहब खटाखट फटाफट जैसे झूठ और अफवाह चल गए, ठीक है चल गए। संविधान बदल देंगे, इस तरह की अफवाह चल गई, हाँ चल गई। नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, हाँ ये अफवाह चली। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके स्वनाम धन्य आईटी मीडिया सेल को, चाहे वो दिल्ली वाला हो चाहे लखनऊ वाला हो, अगर जिस समय ये अफवाहें हर एक भारतीय मोबाइल पर मतदाता के पहुंच रही थी, एंड्रॉयड फोनों पर पहुंच रही थी, आप क्या कर रहे थे? सही बात है, सही बात। आप क्या कर रहे थे? और एक जो सबसे खतरनाक बात, 4 तारीख को रिजल्ट आया, शपथ भी हो गई 9 तारीख को। आज रोहित जी और अवनीश शर्मा बैठ के इस हार पर, मैं हार कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के लिहाज में, हार पर बैठ के मंथन कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है रोहित जी, न तो उत्तर प्रदेश की सरकार में इस तरह का कोई कोर्स करेक्शन होता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है, और न ही उत्तर प्रदेश भाजपा इस बात पर मंथन चिंतन करते हुए दिखाई दे रही है। अब एक बात और, इस्टेब्लिश मीडिया का तो गजब हाल है ना सर, वो तो ब्रेकिंग बनाती है। दिल्ली से लौटे योगी आदित्यनाथ बहुत ही खतरनाक तेवर में अधिकारियों को नापा, इतने डीएम बदल दिए जाएंगे। और उसके साथ कैबिनेट की जब बैठक होती है तो योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट में डिसीजंस क्या होते हैं? जितनी पेंडिंग भर्तियां उन सबको भर दो, बिजली कम से कम काटो। और पहली बार अनुनय विनय करते हुए नजर आए हैं योगी आदित्यनाथ जी कि साहब जरूरत पड़े तभी बिजली काटो। अरे ये क्या आपको आदेश देना है साहब? लेकिन मैं एक सवाल उठाता हूं कि अगर जिस तरह से मीडिया में यह खड़ा किया जा रहा है कि बड़े कड़े तेवर में है, तो इसका मतलब है कि अगर जीत जाते तो आप भर्तियां ना करते। इसका मतलब आप जीत जाते तो बिजली कटौती को आप कहते हैं हाँ ठीक है करते रहो। ये नहीं है। ये इसलिए नहीं है रोहित जी कि सरकार अपना काम अपने 5 साल की मियाद के हिसाब से करती है। और आपके दर्शकों को आपके माध्यम से एक बात बता दूं, 4 तारीख रिजल्ट आने के बाद जैसे ही चुनाव आचार संहिता समाप्त हुई है, पुलिस अपने काम में लगी है। तब से लेके अब तक इस उत्तर प्रदेश में 2.25 दर्जन मुठभेड़ें हो चुकी हैं अपराधियों की। रही बाबा बुलडोजर की बात, तो बुलडोजर आज भी लखनऊ में पिछले 3 दिन से गरज रहा है और 60 साल से पुराने अवैध निर्माण और अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। लेकिन उसी अवैध निर्माण और अवैध कब्जे से निकली हुई एक छोटी सी बात जिसके बहुत बड़े अर्थ हैं रोहित जी, मैं बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक वीडियो टहला चुनाव से लगभग 2-2.5 महीने पहले। उस वीडियो में शक्ल से हिंदू महिला, बाकायदे बिंदी और वो जो हिंदू महिला की पहचान होती है, वो रोते और बिलखते हुए उस वीडियो में ये कह रही है कि साहब हमको क्या मिला राम से, हमको क्या मिला राम मंदिर से, हमारा तो घर ढहा दिया जा रहा है, हम बेघर हो गए, और रो रही है। उस वीडियो ने बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग की। और अब जब नतीजे आ गए हैं तो उसी महिला का एक वीडियो फिर बाजार में घूम रहा है जिसमें वो महिला कह रही है कि साहब देखो ऐसा है, हम कहे तो जरूर थे और तब खाली नोटिस मिली थी और ये हल्ला था कि घर गिरा दिए जाएंगे, और इसलिए हमने तब रोते बिलखते कहा था, तब हमारा घर गिरा नहीं था। लेकिन उस वीडियो में आगे कहती है महिला, लेकिन हमारा घर गिरा जरूर, अब गिर रहा है, लेकिन उससे पहले सरकार ने हमको भरपूर मुआवजा दिया, सरकार ने हमको यहां से विस्थापित करके दूसरी जगह जमीन दी, हमने उस नई जमीन पर घर बना लिया और हम वहां रह रहे हैं। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश भाजपा के आईटी सेल हो या उत्तर प्रदेश सरकार की आईटी सेल हो और पीआर में लाखों रुपए के तनख्वाह और सुविधाओं के साथ रखे गए ये तमाम मीडिया सलाहकार हों, आपका कंटेंट कहां था उस महिला का? वो महिला चुनाव से 2 महीने पहले क्यों नहीं है कहते हुए दिखाई दी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में कि नहीं साहब हमको मुआवजा मिल गया है। अवैध अतिक्रमण के बावजूद मुआवजा दे रही है सरकार। तो सरकार कहीं नहीं रुकी हुई है, बाबा का बुलडोजर शांत नहीं है, सब कुछ है। लेकिन उत्तर प्रदेश जहां की 80 सीटें आती हैं, वहां का एक फैक्ट, कड़वा सच, जितनी सीटें आपने हारी हैं एक लोकसभा में रोहित जी, 5 एवरेज विधानसभा सीटें आती हैं। 165 से 170 विधानसभा सीट आप हार चुके हैं अगर आज की डेट में लोकसभा चुनाव के आधार पर आकलन किया जाए। और ये आंकड़ा और बढ़ के 170 से 250 सीट कैसे पहुंचता है रोहित जी, मैं ये भी बता रहा हूं आपको। जिन सीटों पर आप जीते हैं, अगर 5 एवरेज विधानसभा सीटें एक लोकसभा में आती हैं तो उनमें से 3
विधानसभा में आप जीते हैं, ऑन एवरेज 2 से 1.5 विधानसभा आप हारे हैं। उन सीटों पर भले आपका प्रत्याशी जीत गया है, आप पीछे रहे हैं, आप हारे हैं विधानसभा। इसलिए अगर टोटल कर लीजिएगा तो अगर आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो जाए रोहित जी, तो भारतीय जनता पार्टी आज की अपनी टैली से 250 से 270 सीट पीछे है और 2027 बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश का रास्ता हमेशा दिल्ली का रास्ता मजबूत करता है। तो यहां 2 अंतिम बातें मैं आपसे कहूंगा। नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में जो उनका मंत्रिमंडल दिखाई देता है, जो उनका तेवर दिखाई देता है, जीतने से पहले, जीतने के बाद भी वो लगातार कहते रहे कि हम अपने उसी एजेंडे पर चलते रहेंगे। और चीन और पाकिस्तान और इस देश का विपक्ष खुश कैसे है ये आपको रिहासी में दिख रहा है। और ध्यान दीजिएगा, आप तो पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर मामलों के बेहद एक्सपर्ट हैं रोहित साहब। ये सारे के सारे हमले जम्मू डिवीजन में क्यों हो रहे हैं? घाटी में नहीं हो रहा है। तो एक हल्की सी कमजोर कड़ी भारतीय जनता पार्टी को 272 न देने का यह परिणाम है। राजनीतिक परिणाम मैंने आपको उत्तर प्रदेश का बता दिया, बिहार ने आपको संभाल लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब भी कोर्स करेक्शन नहीं हो रहा है। हां, 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की उपलब्धि यही है कि उसने ब्रांड नरेंद्र मोदी और ब्रांड योगी आदित्यनाथ दोनों को डेंट किया है। इन डेंटकर्ताओं की पहचान हो, उस पर कार्रवाई हो, तब जाके हो, वरना 2027 में विधानसभा चुनाव का नतीजा मैंने अभी आपको बता दिया, अगर कोर्स करेक्शन नहीं हुआ तो। अच्छा, एक चीज, आरएसएस साथ नहीं दिख रही है, वोटर साथ नहीं दिख रहा है, और आपने इतने सारे लोग बताए जो साथ नहीं दिख रहे हैं। वहां पाकिस्तान से जो होता है वो उसमें बहुत सारे लोग साथ होते हैं, बाहर पाकिस्तानी नहीं, इंडिया से भी बहुत सारे लोग, जिसे 2.5 वॉर बोला था आदरणीय हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ और फॉर्मर सीडीएस ने, बिपिन रावत साहब ने। अगर वो कुछ साथ हैं, वो 0.5 साथ है, तो कैसे इस गजवा हिंद से प्राइम मिनिस्टर लड़ पाएंगे? देखिए साहब, गजवाए हिंद जैसी किसी बात से लड़ने का काम प्रधानमंत्री का है ही नहीं। कोई प्रधानमंत्री इस देश को कौन समाज किस तरफ ले जाएगा उसके लिए नहीं है। जब वो शुरू हो जाएगा तो उनका जो गृह मंत्रालय है वो लाइन ऑर्डर देखेगा। प्रधानमंत्री का रोल इतना ही है। प्रधानमंत्री किसी गजवा हिंद को नहीं रोक सकते। हां, जिस तरीके से 2014 में आपने जनमत दिया था, 2019 में आपने जनमत दिया, और मैं रिपीट कर रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के 3 टर्म की बराबरी कर चुके नरेंद्र मोदी को जो 24 में आपने में गजवा हिंद की उम्र कम तो छोड़ दीजिए, उसके पूरी अवधारणा को न जाने कितने पीछे ढकेल देने में कामयाब हो चुका है। और शायद जम्मू में जो घटनाएं हो रही हैं वो इसका नतीजा है। और एक चीज और बता दूं, अभी तो गनीमत कहिए कि 272 से नीचे है भारतीय जनता पार्टी, अभी तो गनीमत कहिए कि एनडीए 400 पार नहीं हुई। मैं लगातार कहता आया हूं इलेक्शन से पहले, 4 तारीख के रिजल्ट से पहले, कि गलती से अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी 370 पार हो गई और एनडीए अगर 400 पार हो गई तो साहब 50 रियासी आप उत्तर प्रदेश में देख चुके होते, 50 रियासी आपको वेस्ट बंगाल में मिल चुके होते, राजस्थान में मिल चुके होते, बिहार में मिल चुके होते। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी लगातार ये कहते रहना है पूरे चुनाव कि साहब इस देश में केरोसिन फैल चुका है, बस एक माचिस की तीली की आवश्यकता है। सही बात। संयोग है कि इस देश के मतदाताओं ने, हमने, आपने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की हाथ में सत्ता देके उस स्थिति को बचा लिया है। इसलिए पाकिस्तान को अभी खुश होने में बहुत देर है और संभवतः अंधेर है, क्योंकि अभी तो चाय वाला है। और जो परिस्थितियां बन रही हैं और जिस तरीके से मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारा अपना आपस में जितना भी इन लोगों का खटर पटर चल रहा है ये सब खत्म होगा, क्योंकि एक थप्पड़ पड़ता है ना तो पूरे घर वाले कमरे में बैठ के उसके बाद समझ में भी आ जाते हैं। तो एक तरह से मैं भारतीय मतदाताओं को प्रणाम कहूंगा कि चिमोटी तो गुरु ठीक काटी है, सबने मिलकर बहुत अच्छा काटा है, बहुत अच्छा काटा है। संगठन से लेकर सरकार तक में ये चिमोटी असर करेगी और लंबे दौर तक चलने का एक मैं विश्वास भरा प्रमाण आपको दे दूं कि जहां तीसरी बार आप सत्ता लेके आए हैं, शपथ हो चुकी है, जीते हैं,
उसका मतदाता, उसका सपोर्टर इसको हार मान के चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है। ये वो संकेत है रोहित जी कि जब भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्र प्रथम या राष्ट्रवादी राजनीति भारत में और उसका समर्थक इस बात के लिए तैयार है कि 65 साल इस देश के बहुसंख्यकवाद के खिलाफ जो इकोसिस्टम काम किया है उसके खिलाफ वो खड़ा होने, तन के चलने और लंबा चलने के लिए तैयार है। इसलिए 31 सीटों का जो झोल दिखाई दे रहा है 272 से नीचे भारतीय जनता पार्टी का, इसने संभवतः इस पूरी यात्रा को अगले 30-40 साल और बढ़ा दिया है। और इसलिए न चीन को खुश होना चाहिए, न पाकिस्तान को खुश होना चाहिए। आपके सारे मंत्री वही हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो विदेश मंत्री हो। तो साहब, इस सरकार के स्वरूप में फर्क जरूर आया है। चेहरा नरेंद्र मोदी है, तेवर भी वही है, क्योंकि मंत्री भी वही है। एक चीज और कि इस 5 साल के बाद बोला जा रहा था कि इस 5 साल के बीच में ये प्रधानमंत्री 75 साल के हो जाएंगे और हो सकता है छोड़ दें। मैं पर्सनली नहीं चाहता था कि जब तक वो अच्छी सेवा कर रहे हैं तब तक वो रहें। तो ऐसा जीतन राम मांझी के अपॉइंटमेंट ने चेंज कर दिया। जीतन राम मांझी करीब 80 के आसपास है, 75 से ऊपर एक आदमी कैबिनेट में आ गया है, तो फिर वो वाला फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से टूट चुका है। थैंक्स अ लॉट अवनीश शर्मा जी फॉर ज्वाइनिंग। बड़ा अच्छा डिस्कशन था और बड़ी अच्छी इनसाइट्स थी, और गजवाए हिंद उसको भी देख लिया जाएगा। थैंक्स अ लॉट। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।